दिख रहा है। Okay, fine. So next topic is compiler design, syntax analysis phase. Left factoring topic is going to be covered here. So left factoring is the one of the factor of ambiguity and unambiguity problems. So what is that actually left factoring is that? तो जैसे फॉर एग्जांपल ए प्रेडिक्टिव पार्सर जैसे मैं नए नए टर्म्स यूज कर रहा हूँ तो यू हैव टू बी रिमेंबर दिस टर्म्स. A predictive parser, which is known as a top-down parser without backtracking, means that ऐसे top-down parser जो कि without backtracking use होता है, ऐसे predictive parser insists that grammar must be a left factor. तो इसका मतलब होता है कि अगर आप predictive parser जो कि top-down parsing की कैटेगरीज में आता है और जिसमें backtracking का कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो ऐसे केस के लिए ऐसे टाइप के predictive parser के लिए जो आपका ग्रामर है वो लेफ्ट फैक्टर्ड होना चाहिए. लेफ्ट फैक्टर मतलब दैट ग्रामर मस्ट बी लेफ्ट फैक्टर. इसका मतलब उसमें फैक्टराइजेशन लेफ्ट फैक्टराइजेशन की पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए. तो विच मीन्स दैट नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ग्रामर ए न्यू इक्विवेलेंट ग्रामर सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सर. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है यानी दो प्रोडक्शन रूल दिए गए हैं. STMT if expression then STMT else STMT otherwise if expression then STMT. यह इसका मतलब है अगर हम लेफ्ट साइड को देखते हैं तो दोनों ही केस में STMT यूज हो रहा है यानी एक नॉन टर्मिनल यूज हो रहा है. पर राइट साइड को जब हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों ही जो एक्सप्रेशन है वो इफ से स्टार्ट हो रहा है यानी एक टर्मिनल जो इफ कीवर्ड बोल रहे हैं उससे स्टार्ट हो रहा है. तो नीचे लिए वही लिखा गया है. So when we see if we cannot know which production rules to choose to rewrite STMT in the derivation. इसका मतलब है अगर आपके पास दो ऑप्शंस है जिसके ऑप्शन में ये बताया गया है कि नेक्स्ट जो आपको सेलेक्ट करना है आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं तो जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होता है कि हम इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्शन रूल चूज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इफ कीवर्ड. तो ये जो प्रॉब्लम होता है इस प्रॉब्लम को हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग बोलते हैं. तो ऐसे लेफ्ट फैक्टरिंग को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं या जनरलाइज फॉर्म में बताना चाहते हैं तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं. आप देख सकते हो कि जैसे लिखा गया है ये आपके पास लिखा गया है कि ए प्रोडक्शन, आप देख सकते हो कि दिस इज ए है ना, ए प्रोडक्शन अल्फा. देखिए दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा है. So A production alpha beta 1, A production alpha beta 2. So in case of both the production, A will be same, but the right side में alpha common है, but beta 1, beta 2 different है. लेकिन beta 1, beta 2 तो next process में आएगा. सबसे पहले प्रोसेस में हमारा आएगा alpha. अगर हमारे पास alpha के बेस पर चूज करने की बात आएगी तो either you can choose, यानी ये भी चूज कर सकते हो या ये भी चूज कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द करंट वैल्यू यानी अल्फा के बेस पर आप जो सेलेक्ट करोगे दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहा हो, किसको करोगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. तो इसलिए बोला गया है कि वेयर अल्फा इज ए नॉन एम्प्टी, ये भी बोला अल्फा जो होता है नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, नॉन एम्प्टी है. एंड द फर्स्ट सिंबल ऑफ द बीटा 1 एंड बीटा 2 इफ दे हैव वन आर डिफरेंट. तो इसका मतलब होता है कि कंडीशन ये दी गई है कि ऐसा कोई प्रोडक्शन जिसमें राइट साइड में दो कॉमन एलिमेंट्स है जो कि नॉन एम्प्टी बेस्ड एलिमेंट्स है, तो ऐसे केस को हम सॉल्व करने के लिए लेफ्ट फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं. तो ऐसे केस को हम लोग लेफ्ट फैक्टरिंग बोलते हैं. तो इज दैट क्लियर टू यू कि लेफ्ट फैक्टरिंग किस कंसेप्ट को बोलते हैं? यस सर. समझ में आ गया लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है? ऐसे सर वॉइस ब्रेक हो गई. चूज करेंगे जिसमें आपका कंफ्यूजन होता है. ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि व्हेन प्रोसेसिंग अल्फा, जो अभी मैं बताया, व्हेन प्रोसेसिंग अल्फा, अगर हम अल्फा को प्रोसेस करते हैं तो यू कैन सी दैट कि अल्फा को अगर प्रोसेस करते हैं तो बेस्ड ऑन दैट अल्फा यू हैव ए टू चॉइस, either alpha beta 1 और alpha beta 2. तो बट इफ वी रीराइट द ग्रामर एज फॉलोज, अगर हम इस ग्रामर जो ऊपर दिया गया है, यानी आप ध्यान देंगे मैं इसको मार्क करूंगा, ये जो ग्रामर दिया हुआ है दिस इज ए प्रोडक्शन रूल यानी ये ग्रामर है. इस ग्रामर को अगर हम रीराइट करते हैं, रीराइट करने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं कि ए प्रोडक्शन अल्फा ए डैश, अगर ऐसा लिखते हैं यानी उसी को रीराइट कर रहे. रीराइट कैसे कर रहे?
जो हम जिस एलिमेंट के लिए हमको कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे अल्फा के लिए हमको कंफ्यूजन हो रहा था, दैट इज कॉमन टू बोथ द प्रोडक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा को लेंगे, लेफ्ट साइड जैसा है वैसे ही रखेंगे और राइट साइड में अल्फा को सेम रखेंगे, और उसके बाद जो बीटा वन है, बीटा वन पे हम एक नया नॉन टर्मिनल यूज करेंगे, ए डैश। अब ए डैश को फिर नीचे रीडिफाइन कर देंगे कि ए डैश विल बी बीटा वन एंड बीटा टू। तो इस केस में आपके पास कंफ्यूजन क्लियरली हट जाएगा। ए प्रोडक्शन अल्फा ए डैश, क्योंकि पहले जो था वो डबल चॉइस था, अब वो सिंगल चॉइस में। तो यानी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मल्टीपल चॉइस के बेस पर, यानी दो सही आंसर के बेस पर ना होके अब एक आंसर के बेस पर आगे बढ़े और आगे जाके वो खुद को डिफाइन कर ले। तो ये जो दो टर्म्स यूज किए हैं, ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कंफ्यूजन वाला स्टेट है, यानी कंफ्यूजन वाले दो प्रोडक्शंस है, तो उन दोनों प्रोडक्शन को रीराइट करते हुए ऐसा लिखेंगे कि जो कॉमन है, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स के लिए जिसके लिए कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे कि अल्फा के लिए कंफ्यूजन आ रहा था, तो ए और अल्फा को सेम एज लेंगे, और जो बीटा वन एंड बीटा टू के लिए हमने उसकी जगह एक रिप्लेस कर दिया है ए डैश नॉन टर्मिनल से, एंड देन ए डैश विल बी डिफाइंड अगेन बीटा वन एंड बीटा टू। तो इसका मतलब होता है कि हम अगर ऐसा यूज करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेज में कंफ्यूजन था वो हट गया है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि किस तरह से हम इसको हटाते हैं। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्शन है जिसमें कि राइट साइड में फर्स्ट एलिमेंट कॉमन है, तो ऐसे केस में आप बताइए कि ए को एक्सपेंड अगर करते हो तो दोनों में से किसको करोगे बताओ। अगर अल्फा के बेस पर चॉइस करना है तो किसको चूज करोगे? सर अल्फा को। अल्फा के बेस पर दो प्रोडक्शन है ना, अल्फा बीटा वन या अल्फा बीटा टू। आप बताइए कि अगर आपका करंट एलिमेंट सिलेक्शन हुआ है अल्फा, तो आप अल्फा बीटा वन को चूज करोगे कि अल्फा बीटा टू? बताइए, ए को एक्सपैंड करना है तो। सर अल्फा बीटा वन। ए को एक्सपैंड करना है तो किसको चूज? अल्फा यानी कैपिटल ए को अगर आप एक्सपैंड करते हो तो एक्सपैंड, जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि ई को एक्सपैंड करते हुए ई प्लस ई लेते हो या ई इंटू ई लेते हो, तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ कि ए को अगर एक्सपैंड करते हो और आपके पास देख रहा है कि अल्फा बेस जो होता है वो जनरेशन है, यानी अल्फा बेस जो डेरिवेशन होने वाला है, तो अल्फा को एलिमेंट मानते हुए, करंट एलिमेंट मानते हुए दोनों में से किसको सेलेक्ट करोगे? ये है मेरा क्वेश्चन, बताओ आंसर दो। सर अल्फा बीटा करोगे अल्फा बीटा टू। हाँ सर अल्फा बीटा टू। कंसेप्ट को आप कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ दो प्रोडक्शन है, अगर मैं अल्फा के बेस पर चूज करने बोलता हूँ कौन सा प्रोडक्शन चूज करोगे, तो आप किसको चूज करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, बोलोगे कि दोनों को चूज करोगे, जबकि मैं ये बोल रहा हूँ दोनों को चूज नहीं कर सकते, किसी एक को करना है। तो यानी ये वाला केस क्या है, आपके पास कंफ्यूजन का वाला केस है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें कि राइट साइड में दो ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऐसे केस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी केस को सॉल्व करने के लिए, और इस तरीके के केस को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट फैक्टराइजेशन, लेफ्ट फैक्टरिंग बोलते हैं, जिसमें ऐसे दो केसेस आते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम उसको रीराइट करते हैं। तो रीराइट कैसे करते हैं, पैटर्न देख लो, इसको याद रखना है। मैंने आपको ये बताया लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल में कोई चेंजेस नहीं करोगे और अल्फा को एज इट इज लोगे। बीटा वन एंड बीटा टू की जगह में आप एक कॉमन एक्सप्रेशन यूज करोगे, दैट इज एक नॉन टर्मिनल, दैट इज नोन एज ए डैश। ए के बेस पर ए डैश, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरा लेफ्ट में जो नॉन टर्मिनल है वो ए है, तो उसी को बेस करके मैंने ए डैश दिया, और फिर ए डैश को सेकंड लाइन में मैं डिफाइन करूंगा बीटा वन एंड बीटा टू। अब आपके पास अगर मैं बोलूंगा कि अल्फा के बेस पर चूज करना है, तो फिर आप फर्स्ट प्रोडक्शन चूज करोगे और उसके बाद जो होता है ए डैश को फिर से एक्सपेंड करोगे, तो बीटा वन या बीटा टू जो भी आपके पास एक्सपेंड करने के बाद जो एक्सप्रेशन जनरेट करना है उसके बेस पर आप आइदर वन यू कैन चूज। इसका मतलब है जो पहले फर्स्ट स्टेज में ही प्रॉब्लम आ रहा था, अब ये सॉल्व हो गया है और किसी भी स्टेज में ये चॉइस का प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये? यस सर।
क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं, यस सर। जैसे सपोज कर लो मैंने आपको अभी समझाया था कैसे होता है, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि नॉन लेफ्ट फैक्टरिंग के केस को अगर ऐसा है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। जनरल रूल यहाँ दिया गया है कि फॉर ईच नॉन टर्मिनल ए, जैसे ये दिया गया है फॉर ईच नॉन टर्मिनल ए टू और मोर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन रूल्स विद ए कॉमन नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स। मैंने अभी समझाया कि राइट साइड में अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कॉमन नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स, जैसे कि नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स मैं जैसे बोल रहा हूँ अल्फा, तो अगर अल्फा के बेस पर, अल्फा मतलब एनी काइंड ऑफ एलिमेंट कैन बी पॉसिबल, अल्फा की जगह कुछ भी हो, बट अल्फा नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी जगह कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, अल्फा। तो फर्स्ट स्टेट में यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होता है नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स है, यानी वो नॉन एम्प्टी है और प्रीफिक्स है, और वो कोई टर्मिनल्स हो सकता है, नॉन टर्मिनल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सभी राइट साइड के प्रोडक्शन में सेम है। तो ऐसे केस में जब आप अल्फा के बेस पर चूज करने की बात करते हो तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा। तो ऐसे अगर आपके पास प्रोडक्शन दिया हुआ हो जिसमें कॉमन आपको दिख रहा है अल्फा, अल्फा अल्फा के बेस पर कॉमन है कुछ, और जो होता है और दूसरे जो बाकी रिमेनिंग प्रोडक्शन दिए हुए हैं वो है गामा 1, गामा 2 यानी गामा 3, गामा 4 एंड गामा m है। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तरीका होता है, मैंने आपको बताया था, ए को आपको सेम रखना है, अल्फा को आपको सेम रखना है, और जो कॉमन राइट उसके बाद जो होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन है, उसके लिए हम ए डैश लिखेंगे, और ए डैश लिखने के बाद नीचे ए डैश को बीटा 1, बीटा 2 के लिए अलग से डिफाइन कर देंगे, और जो रिमेनिंग गामा 1 एंड गामा 2 है उसको ए प्रोडक्शन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके का सॉल्यूशन हम लोग जो होता है अब ये देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है लेफ्ट फैक्टरिंग का, एग्जांपल 1, जिसमें मैंने इसको मार्क किया है। आप ध्यान से देखोगे तो मैंने शुरू में जो प्रोडक्शंस है, ये जो प्रोडक्शन मैं ले लिया हूँ पहला वाला, इसको हम धीरे धीरे लेफ्ट फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इसमें दो तरीके का लेफ्ट फैक्टराइजेशन है, एक है ए के बेस पर लेफ्ट फैक्टराइजेशन है, और जो है सी के बेस पर लेफ्ट फैक्टराइजेशन है। आप देख सकते हो सी सी सी। तो इसका मतलब होता है कि अगर हम पहले अगर इनिशियल केस की बात करते हैं तो आपके पास जो होता है पहले तो क्या है ए, तो ए के बेस पर इसको लेफ्ट फैक्टराइजेशन हटाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका जो नॉन टर्मिनल ए है एज इट इज रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो होता है आपके पास ये जो ए है, मैंने क्या बताया था, इसको भी रखना है, और साथ में जो ए के दो पार्ट है बी, ये जो देख सकते हो ए के दो पार्ट मतलब होता है कि हमारे पास ये हो गया बी, बी हो गया और एक हो गया बी, यानी ये जो दो पार्ट है इन दो पार्ट को आप जो होता है ए डैश से रिप्रेजेंट करोगे। तो ए डैश लिख दिया। अब ए डैश को आपने क्या लिखा, देखिए बी बी और बी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो ये कॉमन सब एक्सप्रेशन वाला है, यानी कॉमन फर्स्ट एलिमेंट कॉमन होने का जो लेफ्ट फैक्टरिंग केस बता रहा था, उसको हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया, लिखने का तरीका हो गया। अब आते हैं कि अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं सेकेंड वाले स्टेज में, यानी यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है CD, CD और CD है, यानी दोनों कॉमन एलिमेंट है शुरू के, जो कि इन तीन प्रोडक्शंस के लिए, तीन जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इनके लिए कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यानी इसको फिर से आप रीराइट कर सकते हो। तो इसको अगर आप फिर से रीराइट करोगे तो आप क्या करोगे, देखिए वो किस में आ रहा है आपका, आपके पास सीधी सी बात है कि आपके पास ए के केस में आ रहा है, यानी अभी भी आपके पास जो प्रोडक्शन है वो ये प्रोडक्शन है आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन। इस पूरे के पूरे प्रोडक्शंस को आप फिर से कन्वर्ट करोगे। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये हमारे लिए अब गामा का काम करेगा, यानी गामा की तरह होगा। और ये जो तीन एलिमेंट्स है, यानी ये 2 और 3, ये हमारे लिए फैक्टराइजेशन का काम करेगा। तो जिसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए ए हमारा कॉमन है, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ वही रहेगा। दूसरा ये गामा है, तो गामा को मैंने एज इट इज रख दिया उसको, क्योंकि चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ये समझाया था, आप सकते हो कि गामा को मैंने एज इट इज रखा था, उसको मैंने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं गामा को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। उसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लिख सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि आप जो है यहाँ पे चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, हाँ यहाँ पे एक करेक्शन कर लेंगे, ये होगा सी के साथ जो होता है ये डी भी लिखना है आपको, ये थोड़ा करेक्शन है, ये लिखा गया है। तो सी और डी, तो यानी ये वाला हटा दीजिए, आप सी और डी लिखेंगे। तो CD
से कॉमन एलिमेंट्स बन गए और ए डबल डैश कर दिया। ए डबल डैश इसीलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास जी जो होता है वो डिफरेंट है, यानी बीटा 1 और ये हो गया हमारा बीटा 2 और ये हो गया हमारा बीटा 3। तो इसका मतलब होता है कि हमने लिखा यहाँ पे जी के लिए, ईबी के लिए, एफबी के लिए ए डबल डैश से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। तो यानी हम स्टेज बाय स्टेज, वन बाय वन जो कॉमन फैक्टर है यानी जो लेफ्ट फैक्टरिंग है, वन बाय वन उसको रिड्यूस करते जाएंगे, यानी वन बाय वन उसको रिमूव करेंगे और फाइनली हमारे पास जो आपके पास मिलेगा, इसमें आप देखोगे ध्यान से तो कहीं भी लेफ्ट फैक्टरिंग का केस नहीं मिल रहा है। तो यानी आप एक साथ सारे लेफ्ट फैक्टरिंग को चेंज करोगे तो गलत हो जाएगा, वन बाय वन करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल 1 कैसे काम कर रहा है। अब आते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में जो दिया गया है उसमें आप देख सकते हो अगेन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसमें फिर से आपको लेफ्ट फैक्टरिंग देखेगा, लेफ्ट फैक्टरिंग फॉर विच एलिमेंट ए, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए ये लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट फैक्टरिंग फर्स्ट एलिमेंट के लिए ही आएगा, अंदर के किसी या राइट साइड के किसी और आगे के एलिमेंट्स के लिए नहीं आएगा, क्योंकि पहला जो एलिमेंट है उसी में ही लेफ्ट फैक्टरिंग आ सकता है। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से देखा कि 4 ऐसे हैं जिसमें लेफ्ट फैक्टरिंग आ रहा है और ये जो हमारे पास बी है वो गामा का काम कर रहा है। तो हमको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड में जो नॉन टर्मिनल ए है उसको एज इट इज लिखेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग जिसके लिए आया है उसको हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो कॉमन, उसके बाद जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो आप देख सकते हो कि बीटा 1 डी है, बीटा 2 नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, एप्सिलॉन है इसके, बीटा 3 यानी बी, यानी ये जो बात कर रहे हैं ये बीटा 3 है और ये जो आपके पास एलिमेंट है ये बीटा 4 है। तो ये बीटा 3 बीटा 4 हमने ले लिया। अब इनको हमको ए डैश के फॉर्म में लिखना है, तो ए डैश प्रोडक्शन पहला हमने लिखा डी, दूसरे में था एप्सिलॉन क्योंकि नॉन एम्प्टी लिखा है उसको, इसके आगे कुछ आपके एलिमेंट नहीं है तो एप्सिलॉन लिखोगे। उसके बाद आपके पास लिख रहे हो बी और उसके बाद आप लिख रहे हो बी और सी जो बचा हुआ एलिमेंट है वो, तो यानी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड बीटा 4 आपने लिख दिया। अब आ जाते हैं, अब इस प्रोडक्शन को फिर ध्यान देंगे कि क्या इसमें अभी भी लेफ्ट फैक्टरिंग है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसमें अभी फिर से एक लेफ्ट फैक्टरिंग आ गया है और वो कौन सा आया है, बी के लिए आया है, यानी ये जो 2 एलिमेंट है इसके लिए हमारे पास अब लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं है। तो ये हमारे लिए गामा 1 का काम करेगा और ये गामा 2 का काम करेगा, जिसको हम एज इट इज, हम जब रिन्यू मतलब रीराइट करेंगे तो एज इट इज यूज करेंगे उसको, सेम प्रोडक्ट के लिए डैश के लिए करेंगे। और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है वो है बी और बी, तो इसका मतलब होता है कि ये वाला पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है ये रीराइट होगा लेफ्ट फैक्टरिंग को हटाते हुए। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, तो हम जैसे लिखे हैं ए डैश को लिखे हैं, ए डैश लिखने के बाद डी और एप्सिलॉन तो गामा 2 है तो इसलिए एज इट इज लिखना है। और तीसरा जो कॉमन एलिमेंट है बी के लिए, तो बी को मैंने रखा और जो उसके बी के बाद जो एलिमेंट है यानी ये वाले पोर्शन में एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इसको लिए, यानी ये बीटा 1 एंड बीटा 2 है तो इसके लिए मैंने इसका नया नाम दे दिया ए डबल डैश। तो ए डबल डैश को जब मैं रीराइट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि बी के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो यानी बीटा 1 एप्सिलॉन होगा और उसके बाद देख सकते हो सी जो होता है वो बीटा 2 है तो एज इट इज लिख दिया। तो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा जो एग्जांपल में आपको बताया, इसमें शुरू से हमने देखा कि सिंगल आपको दिख रहा था कॉमन फैक्टर, लेकिन जब उसको रीराइट किए तो अगेन एक लेफ्ट फैक्टरिंग जनरेट हो गया, फिर उसको क्रिएट किए और उसको क्लियर किए, तो रीराइट करने के बाद आपके पास जो सिंगल प्रोडक्शंस थे अब वो मल्टीपल प्रोडक्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक पूरा प्रोडक्शन लिखा हुआ है। इस पूरे प्रोडक्शंस को अगर आप यूज करते हो तो इसमें अगर मैं आपको बात करता हूं कि आप बताइए कि इसमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि जिसको प्रॉब्लम कर सकता है, तो हमेशा क्या देखना है, फर्स्ट एलिमेंट जो कॉमन राइट साइड में जो फर्स्ट एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो कि ये जो 4 है, ये जो 4 है, यानी आपके पास टोटल 4 प्रोडक्शन राइट हैंड साइड में है, यानी 4 एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। इन 4 रेगुलर एक्सप्रेशन से 2 में कोई कॉमन नहीं है, तो यानी ए और बी आपके लिए गामा 1 एंड गामा 2 होगा और ये जो होगा ये कॉमन एक्सप्रेशन होगा। तो यानी IETS को आप अल्फा मानोगे और इसके बाद अल्फा के बाद यहाँ कुछ नहीं है, एप्सिलॉन होगा और अल्फा के बाद ये बीटा, यानी बीटा 1 एप्सिलॉन होगा, ये बीटा 2 हो गया। तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया था ये अल्फा होगा और इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, अल्फा। अब यहाँ पे आपके पास जो होता है एलिमेंट होगा बीटा 1, तो यानी बीटा 1 को आप ऐसा लिख
होगी, यानी मैं लिख रहा हूँ बीटा 1, ये हो गया बीटा 1, और उसी तरह से आप इसको लिख सकते हो बीटा 2, यानी ये हमारे लिए बीटा 2 का काम कर रहा है। तो अब इसको फिर से रीराइट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, अल्फा एस सेम एज इट इज रखना है और उसको यूज करना है। तो देखिए मैंने क्या रखा था, एस, यानी जिसको लेना है। फिर मैंने क्या लिखा, ये जो कॉमन एलिमेंट है ये इसको मैंने एज इट इज लिखा, यानी अल्फा हमारा आ गया, तो दिस इज अल्फा, यानी आप बोल सकते हो कि अल्फा जो था, अल्फा को मैंने ऐसा लिख दिया। अब एस, ये जो उसके बाद जो बीटा 1 एंड बीटा 2 है उसके लिए मैंने एस डैश यूज किया। अब ये एस डैश यूज करने के बाद आप देख सकते हो कि नीचे मैंने क्या किया, एस डैश को एप्सिलॉन से, यानी बीटा 1 एप्सिलॉन है और ए से डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो ए और बी है वो गामा 1 है गामा 2 है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसको हमने एज इट इज यूज किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो देखा, तो there are some language construction in the programming language which are not context free. This means that we cannot write a context free grammar for those construction. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है, जो लेफ्ट फैक्टरिंग की बात करते हैं, तो ये चीजों को हमने आज देखा कि किस तरह से ये लेफ्ट फैक्टराइजेशन